नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की। मालदीव जैसे क्राइसिस श्रीलंका में भी पैदा हो चुके हैं। इस क्राइसिस में 3 पक्ष हैं। सबसे पहला जो अभी करंट के प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, अभी क्राइसिस से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे विक्रम सिंघे, और इससे पहले भूतपूर्व उनके जो प्रेसिडेंट थे महिंद्रा राजपक्षे। यह 3 पक्ष हैं जिनके कारण श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुकी है। अभी जो करंट की सरकार चल रही थी वो सिरिसेना की सरकार चल रही थी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और उनके पास बहुत सी पावर होती हैं। उनके देश में प्रेसिडेंट की बहुत सी पावर होती हैं, इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की भी उतनी ही लगभग पावर्स होती हैं। तो सिरिसेना सरकार में थे और विक्रम सिंघे सरकार में थे, एक दूसरे का सपोर्ट करके, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए दोनों ही अलग अलग पार्टियों के लीडर्स अलग अलग पोस्ट को लिए हुए थे। पर अभी 1-2 दिन पहले ही सिरिसेना ने महिंद्रा राजपक्षे से हाथ मिला लिया और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, जो कि इससे पहले भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से विक्रम सिंघे की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चली गई। विक्रम सिंघे ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनको इस प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है। वो अपना पार्लियामेंट में बहुमत सिद्ध करते इससे पहले पार्लियामेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है सिरिसेना की तरफ से, और नवंबर 16 तक यह सस्पेंशन चलेगा। तो अब क्राइसिस ये है कि महिंद्रा राजपक्षे जो कि बहुमत में नहीं है, उनकी सरकार है सिरिसेना के साथ मिलके, और जिनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, इससे पहले जिनके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, उसके लीडर थे विक्रम सिंघे, वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत से और भारत की रॉ से इसके क्या तार जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबरों में बताया था कि सिरिसेना ये कह रहे थे कि रॉ ने उनकी हत्या के प्लान किए हैं, कुछ जाल बुना है। फिर उसके बाद वो अपने वक्तव्य से पलट गए थे और उन्होंने पब्लिकली कहा था कि रॉ इस प्रकार की कोई भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं था। इससे पहले 2015 में राजपक्षे की जब गवर्नमेंट गई थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि रॉ के कारण ही वो ये चुनाव हार पाए हैं। ये कहा जाता है कि महिंद्रा राजपक्षे प्रो चाइनीज हैं और जो सिरिसेना है और विक्रम सिंघे हैं वो प्रो इंडियन है लगभग। पर सिरिसेना के जो अभी करंट के वक्तव्य था, जो रॉ पर उन्होंने वक्तव्य दिया था कि वह उनके असैसिनेशन का प्लान बना रहे हैं, इससे उनको भी थोड़ा चाइनीज झुकाव का नेता माना जा सकता है अभी करंट के समय में। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रो चाइनीज टाइप की सरकार श्रीलंका में अब बनने जा रही है या अब बन चुकी है, और यही वहां का क्राइसिस है। तो क्या यही सरकार वहां पर बनी रहेगी? तो ऐसी बात नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और विक्रम सिंघे अपना वहां पर पक्ष रखेंगे। तो क्या जो ये क्राइसिस हुए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि श्रीलंका की पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया था जिसमें कि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से यह प्रावधान हटा दिया गया था कि वहां के प्रेसिडेंट को यह पावर रहेगी कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। यानी कि अब श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सके, इसलिए पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और हो सकता है कि विक्रम सिंघे की यहाँ पर जीत हो। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी जो महिंद्रा राजपक्षे की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं महिंद्रा राजपक्षे वो प्रो इंडियन नहीं है या वो प्रो चाइनीज हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि इसमें हो सकता है कि भारत की भूमिका निकाली जा सकती है। यहाँ पे जो तीनों नेता हैं वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। अगस्त में सिरिसेना ने मुलाकात की थी, राजपक्षे ने सितंबर में मुलाकात की थी और विक्रम सिंघे ने अक्टूबर में मुलाकात की थी, और राजपक्षे का बहुत ही भव्य स्वागत भारत में किया गया था। तो ऐसा कोई राजनेता जो कि सत्ता से बाहर हो उसका भव्य स्वागत हो, यह भारत की या भारत के राजनेताओं द्वारा उसकी महत्वता को दर्शाता है। तो भारत और अमेरिका का इस पे क्या पक्ष है, दोनों ही इस मुद्दे को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और किसी भी पक्ष को उन्होंने अपना समर्थन अभी नहीं दिया है। वहीं चाइनीज गवर्नमेंट का कांग्रेचुलेशन मैसेज महिंद्रा राजपक्षे को मिल चुका है। इस मैसेज से पता चलता है कि चाइनीज गवर्नमेंट अभी की श्रीलंकन गवर्नमेंट से खुश है और हो सकता है कि चाइना का इसमें हाथ हो। तो इस पूरे क्राइसिस को समझ के यह लगता है कि यह जो श्रीलंकन क्राइसिस है वो मालदीव क्राइसिस से भी ज्यादा जटिल हो रही है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे, भारत ने रशिया के साथ 4 फ्रिगेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है। फिलहाल में यह 2 फ्रिगेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और यह 950 मिलियन की डील मानी जा रही है। इसमें जो फ्रिगेट्स भारत रशिया से खरीदेगा उसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को भी लगाया जाएगा, और ये जो फ्रिगेट्स खरीदे जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट 11356 के अंतर्गत आते हैं। अभी तक जो हम लोग खबर सुन रहे थे उसमें 4 फ्रिगेट्स की बात हो रही थी, 2 रशिया के द्वारा बनाए जाएंगे और 2 भारत की कोई शिपयार्ड बनाएगी। तो अभी भी इसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, पर
पर जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसमें केवल और केवल रशियन फ्रिगेट्स की बात की गई है। बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें भारतीय कंपनी को भी चुन लिया जाएगा और उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार का साइन हो जाएगा। ये जो फ्रिगेट्स रशिया से हमें मिलने वाले हैं उसमें जो टरबाइन का इस्तेमाल किया जाएगा वो यूक्रेनियन कंपनी का होगा। तो जो रशिया की शिपयार्ड इस प्रकार के फ्रिगेट हमें बनाकर पहले देगी और उसमें जो टरबाइन हमें लगाना वो हम यूक्रेन से खरीद रहे हैं। भारत की कोई शिपयार्ड जिसको इस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाएगा वही शिपयार्ड इसमें इस प्रकार की टरबाइन को फिट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो ये पूरा शिप है वो रशिया के द्वारा 2022 तक हमें मिल जाना चाहिए और उसके बाद ही यूक्रेनियन टरबाइन इसमें फिट की जाएगी। रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए भारत ने डायरेक्ट यूक्रेन को इस प्रकार की टरबाइन का ऑर्डर दिया है। आपको पता ही होगा कि भारत में जितने भी नेवल शिप इस्तेमाल की जाती हैं उसमें मैक्सिमम में यूक्रेनियन टरबाइन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक इस डील के लिए जो भारतीय कंपनी का नाम सामने आया हुआ है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड होने वाली है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा हो सकता है ये कंपनी चेंज भी हो जाए और हो सकता है कि इसी कंपनी को आगे जो 2 फ्रिगेट्स बनने हैं उसके ऑर्डर दे दिए जाए। इसमें कहा जा रहा था कि इंडिया की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस शिपयार्ड के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को ही यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें अभी 2 ही फ्रिगेट्स की बात की गई है। जैसे ही आगे 2 फ्रिगेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा रशियन हमें यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, यानी कि गोवा शिपयार्ड को यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और एकदम शुरू से इस फ्रिगेट को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। इस फ्रिगेट को जो खरीदने का निर्णय था वो भारत और रशिया के एनुअल समिट के समय ही ले लिया गया था, पर प्राइस नेगोशिएशन चल रहा था और अभी पिछले हफ्ते ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस प्रकार के 4 फ्रिगेट्स भारत 2015 से ही रशिया से खरीदना चाह रहा है, जिसको अंजाम अभी को दिया गया। अगली खबर हमारी इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस ATAGS की तरफ से आ रही है, यानी कि एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की तरफ से, जिसका फील्ड ट्रायल ये ऑलरेडी पास कर चुका है और आपको पता होगा कि अगस्त में इसने 47.2 किलोमीटर की डिस्टेंस तक मार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो इसका फर्दर फिर से ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है, पर इस ट्रायल की जो खास बात है इसमें नई प्रोटोटाइप को सामने लाया गया है जो कि 50 से 60 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और जैसलमेर की पोखरण में इसका अभी को ट्रायल चल रहा है। इस गन की एक और खास बात यह है कि ये विश्व में पहली इकलौती आर्टिलरी गन होगी जो कि 6 राउंड ऑटोमेटेड फायर मैगजीन के साथ आएगी, जिसमें 6 राउंड का एक बर्स्ट मोड होता है जो कि 30 सेकंड में 6 राउंड फायर कर सकता है। विश्व की जो अन्य 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन होती है उसमें 3 राउंड की मैगजीन होती है, पर इस आर्टिलरी गन में 6 राउंड की मैगजीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ATAGS की एक और अन्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 60 राउंड फायर करना होगा 60 सेकंड में। इसको एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन के तौर पे लिया जा रहा है। यदि ये जो ट्रायल अभी चल रहा है इसको पास कर लेगा ये आर्टिलरी गन, तो इस प्रकार के 2000 ATAGS का इस्तेमाल या प्रोक्योरमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी इसको बनाने वाली कंपनीज को देंगी, जो कि DRDO और टाटा और कल्याणी ग्रुप आपस में मिलकर डेवलप किए हैं। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी चाइना की तरफ से आ रही है। चाइनीज एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिसके रॉकेट का नाम है ZQ-1 वो अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाया। 3 स्टेज का यह रॉकेट अपने दूसरे ही स्टेज ऑन होने के बाद माल फंक्शनिंग करने लगा और इसमें जो सैटेलाइट जा रही थी वो चाइना की सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV की सैटेलाइट जा रही थी, जो कि अनसक्सेसफुल रहा और इसका सैटेलाइट हवा में ही नष्ट हो गया, पूरा रॉकेट हवा में नष्ट हो गया और इस सैटेलाइट का फायदा इस ब्रॉडकास्टर को नहीं मिल पाया। यह जो चाइना की एरोस्पेस कंपनी है उसका नाम है लैंड स्पेस और इसके रॉकेट का नाम है ZQ-1। मई में इसका ट्रायल किया गया था, सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था और CCTV ने इस ट्रायल के बाद इस पे अपना कॉन्फिडेंस जताया था और इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अपनी सैटेलाइट को ले जाने का इनको दिया था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।